So without further ado, Sanjay. Thank you. Well, I don't call myself a comedian because generally I'm a very serious person and a very angry one too. मगर आप लोगों ने बोल दिया है तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हियर आर विमेन. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी उतने ही ऑफेंड होते हो जितने मर्द होते हैं? नहीं होते ना, तो बाद में मत बोलना मेरे को. हाँ, वो ऑफेंड होती है, उन्होंने बता दिया. आप ऑफेंड होती है ना, ठीक है, आपसे मैं अलग से माफ़ी मांग लूँगा. आप भी ऑफेंड होते हैं यार? ये तो धीरे धीरे, अभी तो सब गुड गर्ल्स हो रही थी. सॉरी, नहीं नहीं, मैंने लड़ाई नहीं करनी यार. नो, आई वॉज जस्ट सिटिंग हियर और मैं बहुत भयंकर बोर हो रहा था. आई एम सॉरी. क्योंकि मैं सोच रहा था यार, एक तो अभी अनु ने पूछा कि गुड गर्ल्स कौन है, तो इतने सारे ने हाथ उठा दिया. यार, वी डोंट नीड गुड गर्ल्स. आपने सुना होगा, गुड गर्ल्स गो टू हेवन, बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर एल्स. और अभी अनु ने बोला कि फीमेल ऑर्गेज्म की बात करी कि औरतों को पता ही नहीं होता है. मर्दों को कहाँ पता है? इस मुल्क में मर्दों को भी नहीं पता है. तो सबसे पहले उनकी पिटाई होनी चाहिए. तो मैं इतना बोर हो रहा था, लोगों के सवाल सुन के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था. मेरे को दर्द सा होने लग गया. आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब फॉर 12 ईयर्स और मैं इन्हीं सब मीटिंग से परेशान होकर भगा वहाँ से. कोई पूछा था मुझे, मैं मोटिवेट कैसे हूँ? ये कैसा सवाल है? यार उठो और मोटिवेट हो जाओ. ये तो वही बात होगी, मैं एक फिल्म स्कूल में एक लेक्चर देने गया था, वहाँ पे कोई मेरे से पूछता है कि सर डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्शन कैसे देता है? अभी क्या सवाल है यार ये? फिर कोई कहता है मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, मैं क्या करूं? तो जरा इन सवालों पे आप गौर फरमाएं. और दूसरी बात ये कि मुझे मालूम नहीं था मुझे यहाँ पे किस बारे में बोलना है, तो आई जस्ट जनरली टॉक अबाउट सम ऑफ द इश्यूज विद वुमेन दैट हैव बॉदर्ड मी थ्रू माय लाइफ, एंड समटाइम्स आई फाइंड देम रियली फनी, एंड आई हैव अ वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड विद वुमेन. सो माफ़ कर देना कुछ अगर मुंह से निकल गया तो. How many of you here are married? Good. Okay, I'm not married. Okay, for the rest of them. How many of you married women do Karwa Chauth? वाह, मोदी जी बड़े खुश होंगे आपके हाथ उठे देख के. आप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं. मेरे को एक बात समझाओ आप कि साइंस वाइंस सब भूल गए कि चांद के सामने वो आटा छानने वाली छलनी लगा के देखोगे तो आपका पति लंबा जिएगा. उसको बोलो यार, सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा. मेरी एक दोस्त मेरे को कहती है कि यार करवा चौथ रखने से हस्बैंड की उम्र लंबी हो जाती है. तो अगर मैं करवा चौथ का व्रत तोड़ दूं तो कमीना मर जाएगा ये. अभी कहते हर साल मैं गड़बड़ करती हूँ व्रत में, अभी तक देखो हट्टा कट्टा बैठा हुआ है. सो ये एक बेहूदगी की परंपरा है जिसमें आप सब औरतों को फंसा दिया गया और आप फंसे जा रहे हो उसमें. और ऊपर से एकता कपूर और ये करण जौहर और आ गए आपके सर पे दिखाने के लिए कि करवा चौथ रखो, आपका ये बेवकूफ़ पति मतलब लंबा जिएगा. कुछ ऐसा करो कि ना जी पाए. मेरा मानना ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वन सिंगल इंस्टीट्यूशन विच इज़ टोटली एंटी वुमेन is something which is endorsed by almost every woman, and that is marriage. बाज़ दफ़ा तो जब आपकी उम्र होती है 24-25 साल की, आपको शादी करनी भी नहीं होती है, लेकिन पूरा मोहल्ला आपकी शादी के लिए टेंशन में रहता है. क्योंकि हमारे यहाँ एक नेशनल ऑब्सेशन है ना कि सेटल कब हो रहे हो. आप अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हो, सोफे पे पड़े हुए हो, दीवान पे लेटे हुए हो, आम खा रहे हो, उसको लग रहा है आप सेटल्ड नहीं हो कि आप सेटल कब होगे. और कोई भी पूछ लेता है आपसे है कि आप सेटल कब हो रहे हो. आपको इतना सोशल प्रेशर पड़ता है शादी करने के लिए, फिर आप शादी करते हो, अपना घर छोड़ के किसी बेवकूफ़ के घर में जाते हो. वहाँ पे उसके साथ 4 बेवकूफ़ ऑलरेडी होते हैं जो आपको बताते हैं आपने पहनना क्या है, आपने खाना क्या है. बेटे आज ना वो आगरा वाले ताऊ जी आ रहे हैं, आज ना घूंघट कर लेना. आगरा वाले ताऊ जी को बोलना या तो आए ना आए तो खुद घूंघट करके आए.
ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन ये बना ही इसलिए औरतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आपने देखा है किसी भी मर्द से मिलो, आप कभी भी नहीं बता सकते इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी औरत की अभी अभी शादी हुई है उससे मिल लो आप, दशहरे की झांकी बन के घूमती है वो। करवा चौथ एक है। आप अगर जॉब करते हो, अभी मैं बाहर बात कर रहा था, एक मोहतरमा बता रही थी वहाँ पे कि मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड की नोएडा में जॉब लग गई, मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ वहाँ पे एडजस्ट होना है। कितने सारे लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी बीवियाँ यहाँ पे मतलब शादी से पहले यहाँ पे जॉब कर रही थी, शादी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ के वहाँ पे गई हैं, वहाँ पे अब कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, सारी एजुकेशन गई भाड़ में। एंड इट इज़ सो ईजी टू सी दैट दिस इज़ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सारी पावर जो है ना मर्द के हाथ में है। और जो आपकी मदर इन लॉ होती है, जिसको हर एक का मन करता है इसको चूहे मारने की दवाई खिला दूं मैं, क्योंकि सडनली जब बेटे की शादी होती है मदर इन लॉ पता नहीं क्या समझने लगती है अपने आप को, उसको लगता है अब ये आई है ना, अब मैं सारे बदल लूंगी इससे, और वो वही करती है, और ये पूरा कल्चर चलता रहता है। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके पास ये कहने वाले लोग आ जाते हैं, भाई वो गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? अबे ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है तो बाद में पता चलेगा। अगर बैड न्यूज़ निकली तो बाद में वापस सॉरी बोलने आओगे क्या? गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? आपने नहीं करनी न्यूज़ यार, इशू नहीं है, तुम्हारे कोई इशू नहीं है। अभी कश्मीर का मुद्दा है क्या कि इशू बना दें यार? और घर में, हर घर में एक दादी होती है जो पोते का मुंह देखे बिना मरती ही नहीं है। आई मीन दिस इज रिडिकुलस, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपकी जिंदगी खत्म। आपकी जिंदगी उसी दिन खत्म जिस दिन आपने शादी कर ली, और उसके बाद जो बच्ची कुची थी उस दिन खत्म जिस दिन आपने बच्चे पैदा कर लिया। हालांकि जब बच्चे पैदा होते हैं लोग बावले हो जाते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते हैं। मतलब व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल माय डे और माय नाइट और माय फोर्टनाइट? जन्माष्टमी के दिन लोग अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं। छोटा सा भद्दा सा बच्चा है, उसको कन्हैया बना के, और वो रो रहा है, उसको तस्वीर लगा रखती है, माई कन्हैया लिखा हुआ है नीचे कमेंट भी करते हैं क्यूट बेबी गॉड्स गिफ्ट। अबे गॉड ने ये गिफ्ट दिया तो पहले मौके पे रिटर्न करो पहले तो इसको। और अगर ये कन्हैया है तो इसका मामा कंस है। और मेरे से कोई बहस कर रहा है इसी बात पे कि नहीं क्रिएशन इज अ मिरेकल। डूड, क्रिएशन इज अ मिरेकल, डोंट यू रियलाइज इट्स अ मिरेकल? मैंने कहा ये कैसा मिरेकल है यार? 1 कितने करोड़ तो हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, हर झुग्गी में जाओ 5 मिरेकल घूम रहे हैं। मेरे मिरेकल ऐसे होता है, मिरेकल होता है मिलियन साल में एक दफा। यहाँ पॉपुलेशन देख लो अपनी। मिरेकल ये नहीं कि तूने बच्चा पैदा कर दिया है, मिरेकल ये होगा कि तुझे तमीज सिखा लेगा थोड़ी सी, क्योंकि हम बच्चों को तमीज नहीं सिखाते। आपने देखा रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली चली जाती है और अपने बच्चों को ना कंचे की तरह छोड़ देते हैं। जैसे मार्बल पे मार्बल कम फ्रिक्शन की वजह से भागता ही रहता है ना, भागता ही रहता है वो पूरी धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। मुझे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन याद आया कि एवरी बॉडी टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन until an external force is applied on it. मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, आराम से अपना खाना पीना कर रहा था। उधर कुछ चल रही थी फैमिली की, उनके 7-8 बच्चे भागे जा रहे हैं। एक आके मेरे को लात मार के चला गया। इससे पहले कि मुझे रियलाइज हो, कूदता हो कहीं और पहुंच गया। थोड़ी देर में फिर मार गया। तीसरी बार मैं तैयार होकर बैठ गया, तो अब की बार आ। I am 43 and that kid must be probably 5 or 6. मैंने घुमा के एक रैप्टा दिया उसके, पिन आता हुआ भाग गया दूर। एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, मैंने चुपचाप बैठ गया जाके। फिर मैंने भी लिख दिया सोशल मीडिया पे, मैंने कहा आज मैंने एक बच्चे को चमाट लगाया, ऐसे घूम रहा था वो, मैंने मारा, उसके माँ बाप के सामने मारा। एक लड़की जो 1980 में कभी मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी, जिससे उसके बाद में कभी मिला ही नहीं, मेरे को मैसेज लिख रही, नो संजय, किड्स आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव योर ओन। मैंने कहा कमबख्त, तुझे कैसे पता कि मेरे नहीं है? हर चीज की रिपोर्टिंग कर रही है तू मेरी। बट ये तो मैं आई एम डीकंस्ट्रक्टिंग फैमिली एंड किड्स एंड द होल बिजनेस ऑफ रेस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी में है ना, कि जो आपको घरों में बताया जाता है रेस्पेक्ट, इन लॉज की रेस्पेक्ट, पहले माँ बाप की रेस्पेक्ट, फिर टीचर की रेस्पेक्ट, फिर कोई भी बूढ़ा अंकल घूम रहा है रेस्पेक्ट करो। क्योंकि हमारे यहाँ के बुढ़े ये सोचते हैं क्योंकि हम बुढ़े हो चुके हैं इसलिए हमारी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आप कभी भी देख लो बुजुर्ग आदमी को 60 एंड अबव, गाड़ी चलाएगा दोनों साइड मिरर बंद करके, और व्हाइट लाइन पे आधी गाड़ी इधर आधी गाड़ी इधर,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में, आप पीछे कितना हॉर्न बजा लो नहीं हटेगा। आप रेड लाइट बोलेगा अंकल क्या कर रहे हो, पहले तो आप तमीज से बात करो। मेरी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग आदमी है 90+, कुछ काम नहीं है, हर एक से पंगे लेता रहता है। छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खा रहे थे, एक को पकड़ लेके, तो चॉकलेट क्यों खाता है, चॉकलेट खाएगा तेरे दांत सड़ जाएंगे, यहाँ से नस फट जाएगी, फिर इधर फोड़ा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तू मर जाएगा। 94 साल का आदमी, बच्चा भी चंट। कहता अंकल मेरे दादाजी 104 साल तक जिए थे। वो भी चॉकलेट खाते थे क्या? नहीं, अपने काम से काम रखते थे वो। जो हमारे यहाँ के बुड्ढे नहीं रखते हैं। और हमारे यहाँ फिल्में कल्चर भी ऐसे माइथोलॉजिकल, जो रेस्पेक्ट का जो कल्चर है ना हमारे यहाँ, ये रेस्पेक्ट आप तब करो ना जब आप कुछ ऐसा काम करो, आपको रेस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए ना, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट मेरा बाप है मैं रेस्पेक्ट कर लूँ। डूड आई कांट गो अगेंस्ट माई डैड, आई लव माई डैड। अब अपने डैड को देख तो ले, ये हरकतें क्या करता है, पड़ोस की छोटी छोटी बच्चों पे कमेंट मारता है ये, आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम। सारे मामाज बॉय भरे हुए हैं एक तो यहाँ पे, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट। इतना रेस्पेक्ट का कल्चर है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हमारे ऐसे बनाए हुए हैं। एक बहुत साइडी सा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर भी नहीं है, श्रवण कुमार। उसकी वजह से बचपन से गालियां खाई हमने। उसके माँ बाप बेचारे अंधे थे और उनको बुढ़ापे में शौक चढ़ा हमें चारों धाम घूमने, वो कंधे पे बिठा के लेके चल दिया। हमें आज तक सुनना पड़ता है। पहली बात यह कि श्रवण कुमार, मैं तेरे से पूछना चाहूँ, तेरे माँ बाप अंधे, उनको दिखता नहीं है, आसपास घुमा दे कहीं पे यार। अब हमारे माँ बाप कहते हैं, एक श्रवण कुमार था, वो अपने माँ बाप को कंधे पे लेके गया था। मैंने कहा मैं भी ले जाऊंगा, पहले अंधे हो। फिर हमारा पॉपुलर कल्चर, एक तो एकता कपूर के सीरियल, फैमिली को ऐसा दिखाते हैं वन बिग इंडियन हैप्पी फैमिली, पता नहीं क्या है उसमें, बहू हमेशा सड़ती रहती है उसके अंदर, जितनी ज़्यादा सेक्रीफाइशियल है, जितनी ज़्यादा वो घर का काम करती है उस पर उतने जुल्म होते हैं, लेकिन वो अच्छी है। कोई पैंट पहन के आ गई वो विलन है, किसका करियर है वो विलन है। ऐसी पिक्चर बनी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म है, बागबान। आप लोगों के घरों में जब भी बागबान चले ना, घर छोड़ के भाग जाया करो, क्योंकि उस दिन सारे माँ बाप पागल हो जाते हैं। माँ सोचती है वो निरूपा रॉय है, बर्तन मांज रही, अंधी है। बाप सोचता है वो अवतार का राजेश खन्ना है, उसके दोनों हाथ एक्सीडेंट में कट गए हैं। भाग जाया करो। उसमें फालतू सा सीन है, अमिताभ बच्चन रात को 2 बजे अपनी बहू के रूम के सामने बैठ के टाइपराइटर पे खट 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 करके करे जा रहे करे। बेटा आके बोलता है पापा कर क्या रहे हो? कहते लिख रहा था। क्या आपको दिख नहीं रहा 2 बज रहे हैं रात के? वो सो रही है, सुबह उठ के सबका खाना बनाएगी, बच्चों को स्कूल भेजेगी, फिर अपनी नौकरी पे जाना है, उसको सोने दो ना। उसको अमिताभ बच्चन रोने लगता साला। पीछे हॉलोकॉस्ट का म्यूजिक चल रहा है, जैसे बेटे ने क्या जुल्म कर दिया, बहू की बात कैसे कर दी है। तो ये जो रेस्पेक्ट का जो सिस्टम है ना, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे को कहा गया था कि जल्दी जल्दी करना, क्योंकि आप लेट लतीफ़ हो गए सारे के सारे, मैं ही टाइम पे आया था। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ एग्जामिन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, कि हम ये रेस्पेक्ट का जो हमारा कल्चर है ना, कभी फादर्स डे या मदर्स डे वगैरह होता है। फादर्स डे मान लो अभी रिसेंटली हुआ था शायद, लोग दिमाग खराब कर देते हैं फेसबुक पे यार। हैड द बेस्ट लंच विद द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट डिनर विद द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। हज़ारों मैसेज हैं। पहले तो यार बेस्ट और ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव्स हैं। तुम्हारे कितने बाप हैं जिनमें से तुमने ये एक चूज किया है? और अगर सबका ही बाप ग्रेटेस्ट है, सबका ही बाप बेस्ट है, तो इस कंट्री की ऐसी तैसी किसका बाप कर रहा है? मेरे ख्याल से मेरे पास इतना ही वक्त था, क्योंकि आप लेट हो गए थे। अब आपने आना है। अच्छा, फिर मैं आपको गंदी गंदी कहानियां सुनाता हूँ। मैं ना 12 साल कैलिफोर्निया में काम किया मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और जो ये इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, इनसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं है। इनके बेहुदा से, एक तो ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप में से बहुत लोग कॉर्पोरेट में, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या किस तरह से काम करती हैं ये। एक तो इनमें HR डिपार्टमेंट होता है, उसमें अधिकतर वो लड़कियां होती हैं जो शादी का वेट कर रही होती हैं। एंड दे कम अप विद वियर्ड आइडियाज कि फ्राइडे को ना फन एट वर्क होगा। अब वर्क और फन एक साथ हो सकता है क्या? और उसके लिए वो मेल डालते थे पूरे ऑफिस को कि फन कमांडोज रिक्रूट कर रहे हैं हम, फन कमांडोज, कम ऑन, शो योर ट्रू टैलेंट, वी आर रिक्रूटिंग फन कमांडोज फ्रॉम द ऑफिस, कम एंड गिव अस योर आइडियाज, वी विल एग्जीक्यूट योर आइडियाज। 15-20 दिन की मशक्कत के बाद 3 फन कमांडो रिक्रूट हुए और उन्होंने अपना आइडिया दिया, और फ्राइडे को हमारे यहाँ फन एट वर्क हुआ, रंगोली कंपटीशन। इतना कम IQ है इन लोगों का, इतना कम IQ है। कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप मिलो तो बात करो, उसका सपना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना होता है कि उसे ना ऑन साइट भेज दें, जो इंडिया में जो काम कर रहा है। ऑन साइट मतलब उसको अमेरिका भेज दें,
क्यों होता है ये सब आप सबको पता ही है कि वो मरता रहता है कि मेरे को ऑन साइट नहीं भेज रहे, ऑन साइट नहीं भेज रहे। एक दिन उसके बॉस बाई चांस कहता है कि भाई तू 3 महीने के लिए अमेरिका चला जाए यार, उसके मन में ना लड्डू फूटने लगते हैं, दिल नौ बल्लियाँ उछलने लगता है, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके दोस्त कहते हैं बेटा अब तो तू अमेरिका जा रहा है, गोरियों के साथ मौज करेगा, हैं एक काम कर यार 2 आईफोन लेता ही फूफा जी से प्रॉमिस कर रखा है। इन कमबख्तों को लगता है कि अमेरिका पहुंचते हिंदुस्तानियों को तो गोरी लड़कियां पकड़ा देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो, और वापस आते समय लड़कियां ले लेते हैं, आईफोन दे देते हैं, फूफा जी को दे देना। एक तो औरतों की अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तानी मर्द को है ही नहीं, ऊपर से ये आइडियाज लेके अमेरिका पहुंचते हैं। जब तक प्लेन अमेरिका उतर नहीं जाता ना, उसका दिल धड़कता रहता है, कूदता रहता है वो सीट से। उसको लगता है कि एयरपोर्ट पे अमेरिका में गोरी औरतें नंगी भाग रही हैं चारों तरफ, भगदड़ मची है, कहां से इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है, इसे पकड़ लो। और अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉर्पोरेट में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ साइट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। आप में जो काम करते हैं उनको पता होगा। उसका आइडिया ये है कि जो 20-25 लोग जो एक ही छत के नीचे बैठ के काम करते हैं, वो टीम बिल्डिंग करने के लिए बाहर जाते हैं ऑफिस से, और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे गो टू प्लेसेस लाइक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और वो ट्रिप जो है ना टिपिकली ऐसे शुरू होती है कि फ्राइडे को अंग्रेजी गुलामी करने के बाद सब उस बस में आके बैठते हैं। एक बस खड़ी होती है, उसमें बैठते हैं। उसमें 3-4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ तो फ्रेशर्स होते हैं जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, उनके मन में रोमांस के कीटाणु होते हैं, वो हर चीज़ के कार्ड लेके बैठ जाते हैं कि, और पहले बोलते हैं वो भाभी है, भाई तेरी भाभी है वो उसको छींक भी आएगी, गेट वेल सून कार्ड दे दूंगा मैं उसको, और टाइगर देखूंगा तो उसी के साथ देखूंगा। एक वीपी होता है जो पता नहीं क्यों अपनी बीवी को भी ले आता है साथ में, और वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं जैसे टाइम बॉम्ब में कभी भी फट जाएंगे, बिल्कुल बात नहीं करते। मेरे ख्याल से 20-25 साल के बाद शादी के यही होता है। इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, शादी जो है ना लीज पे होनी चाहिए। पहले आप 5 साल के लिए आपको परमिट मिलेगा, उसके बाद आप उसे रिन्यू करा सकते हो 2 साल के लिए, और तीसरी बार आप उसको रिन्यू भी नहीं करा सकते। तो ये बस चल रही है। और एक कैटेगरी होती है उन लड़कों की जिनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिनको पता है ना तो लड़की ने कार्ड लेना है, ना मेरे को वहाँ टाइगर दिखना है, वो रॉयल स्टैग की पेटी लेके बैठ जाते हैं। और जैसी बस शुरू होती है, फ्रेशर शुरू कर देते हैं अंताक्षरी। 12 घंटे वो अंताक्षरी खेलते हैं, मन करता है एक एक को गोली मार दूं जाके। और जब जिम कॉर्बेट पहुंचते हैं तो वो एक्चुअली पार्क के अंदर भी नहीं जाते, पार्क के बाहर जो नकली से रिजॉर्ट बने हुए हैं वहां पे बैठे रहते हैं। वहाँ उनको लेके जाते हैं। वो वीपी कहता है गाइस 20 मिनट्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अगर यही करना था तो यार वहीं पे कर लेते, यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में कॉन्फ्रेंस करने। तो जो रॉयल स्टैग वाले होते हैं वो तो उठ ही नहीं पाते। फ्रेशर्स पहुँच जाते हैं, कहीं जिसके टाइगर ना दिख जाए और छींक ना आ जाए इसे, वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो वीपी बोलता है सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर कंपनी, सड़ी सी शक्ल बना के। एक चूजा जिसकी अभी भी जॉब लगी हाथ उठाया था, सर आई लाइक द ओपन वर्क कल्चर। फिर वो पीछे लिख देता है ओपन वर्क कल्चर। ये इतनी बोरिंग कॉन्फ्रेंसेज होते हैं कि अगर आप एड्रेनलिन जंकी हो आपकी मौत हो जाएगी वहीं पे। जो फ्रेशर लड़कियां हैं वो खिड़की के बाहर देख रही हैं टाइगर कहाँ है, टाइगर कहाँ है, टाइगर नहीं दिख रहा। और जो रिजॉर्ट में माली घास काट रहा था उसके पास जाके कहती है कि भैया यहाँ शेर आता है। वो भी बेवकूफ़ बना रहा है उसको, कह रहा हाँ कल ही आया था यहाँ बैठ के गया। दिस इज द लेवल ऑफ देयर IQ। ये इस तरह के काम करते हैं। फिर सुबह इनको लेके जाते हैं नकली सफारी पे, जिसमें जंगल में अंदर भी नहीं घुसते, बाहर ही चक्कर कटाते रहते हैं। भैया शेर दिखाओ ना, भैया शेर दिखाओ ना, हम दिल्ली से हैं, भैया शेर दिखाओ ना। अबे तुम कौन हो यार, तुम टुच्चे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। वो जंगल का राजा है, उसका मूड करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। भैया शेर दिखाओ, भैया शेर दिखाओ। परेशान हो गया ना, एक पग मार्क दिखा देता है। सब अपने स्मार्टफोन से तुरंत फोटो लेके तुरंत सोशल मीडिया पे, माय फर्स्ट एनकाउंटर विद द बिग कैट। इन बेवकूफ से कोई ये पूछे कि एक पंजे का शेर कहां से आया, बाकी 3 कहां गए, या आया पोल वॉल्ट मार के भाग गया कहीं और वो। बट ये इनकी अकल बहुत कम है। और मर मैंने दिल्ली वालों को देखा है, ये इस तरह की हरकतें करते हैं कॉर्पोरेट में। उसको शॉपिंग मॉल समझते हैं। वहां पे सोचते हैं कि वो जाएंगे और शेर उनके सामने आके बैठ जाएगा। और कॉर्पोरेट में बहुत शेर हैं यार, इंडिया में सबसे ज़्यादा शेर कॉर्पोरेट में। आपको तसल्ली से जंगल की इज्जत करके थोड़ी देर वहाँ पे बैठना पड़ता है। इनको इमीडिएटली चाहिए फास्ट फूड की तरह कि शेर दिखे। मैं कॉर्पोरेट जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ। एक मेरे पड़ोस का अंकल कहने लगा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा चल ले भाई। वहाँ जैसी पार्क में अंदर घुसे, कोर एरिया में एक टाइग्रेस और 2 कप्स दिखे। कहता है वो तेरी गवर्नमेंट ने खुले छोड़ रखे हैं यहाँ तो। ये अंकल जो हर चीज़ की अकल देता है हमको, ये वो। और अंदर जाओ लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। सामने से जिप्सी में ना एक न्यूली मैरिड कपल आ रहा था।
अब न्यूली मैरिड मुझे कैसे पता, क्योंकि अब मैंने पता ही है कि दुल्हन को देख के ही पता चल जाता है कि इसकी अभी शादी हुई है। वो न्यूली मैरिड कपल आया और उसका पति छोटा सा कैमरा लेके ढूंढ रहा, मेरे को कहता भाई साहब दर्शन हुए क्या? मैंने कहा किसके भाई? कहता है वो टाइगर के, कल तो दर्शन दे देते। मैंने, तू क्या वैष्णो देवी आया क्या? एक जगह शेर बैठा हुआ था झाड़ियों के पीछे, तो हम आराम से, मैं और मेरे दोस्त आराम से रुक गए। दिल्ली के 2-3 पंजाबी आ गए, उस वक्त अपनी गाड़ी ले जा सकते थे, इनोवा ले आए वो अंदर। वो भाई साहब कितने? मैंने कहा यार धीरे बोल भाई, वो बैठा हुआ, वो तो 30 सेकंड वेट करा हुआ, भाई साहब उत्ते जाके पत्थर मारो इधर निकल आएगा। मैंने कहा तेरी पड़ोसन की कुत्ती आके गाड़ी के नीचे बैठ के मूत रही है और तू इधर से मार के निकालेगा? वो शेर है। इंडियंस आर क्रेजी। मतलब मैं एक और वो शादी की बात पे ही कहता हूँ और ये सोशल मीडिया की बात पे कि आजकल जो यंग इंडियंस हैं कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं, वो अरेंज कम लव मैरिज जब करते हैं, इंडिया में अरेंज कम लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पहले अरेंज होती है, बाद में कम, फिर कुछ होता है। ये खाली इंडिया में ही है कि हमारी अरेंज कम लव मैरिज है। तो जब वो अरेंज कम लव मैरिज करते हैं तो सबके सब हनीमून मनाने के लिए ना पटाया जाते हैं थाईलैंड, और कम वक्त वहाँ से अपने हनीमून का पूरा एल्बम फेसबुक पे लगाते हैं। हनीमून पार्ट 1, 198 फोटोग्राफ्स हैं उसमें। किसके पास टाइम है जो देखेगा उनको? हैं? नीचे लिखा हुआ है मी एंड माह जानू एंट इट क्यूट। इंग्लिश तो ठीक लिख रहे, और उसमें भी नीचे लिखा हुआ है मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। अबे अब से पहले कहाँ थे तुम? या मिलते ही मेड फॉर ईच अदर हो गए हो? तो नीचे कमेंट मार रहे हो। वो तस्वीरें किस किस तरह की लगाते हो वो उसके अंदर। मैं आपको एक तस्वीर बयान करके फिर खत्म करता हूँ कि बीच में है हस्बैंड वाइफ दोनों, अभी अभी शादी हुई है। एक तो हिंदुस्तानी मर्द को ये पता नहीं है कि बीच वेयर क्या होता है या स्विमिंग पूल में क्या पहनते हैं। वो अंडरवेयर पहन के ही जाता है और उसे लगता है बस काला चश्मा लगा लो उससे कूल हो गया। वो अंडरवेयर पहन के अपनी बीवी को जकड़ के खड़ा हुआ है वहां पे, जैसे कुश्ती में जीत के लेके आया ऐसे अभी। और बीवी भी शर्मा के सिमट के खड़ी हुई है। उसने बीच पे है तो उसने 2 पीस बिकनी पहनी हुई है, शर्मा रही है थोड़ी सी, और 2 पीस बिकनी पहनी हुई है, बीच पे तो यही पहनेगी। तो लेकिन एक ट्विस्ट भी है, दोनों हाथों में चूड़ा है, मंगलसूत्र लगा हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, सिंदूर भरा हुआ है। ऐसा लगा स्वागत में सारे कपड़े उतार के इसको इसमें भगा दें। इस पे लिखा हुआ नीचे एंट इट क्यूट। मैंने लिखा कि रेशमा की जवानी का पोस्टर है ये, बी ग्रेड फिल्म। करते हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं। अब खत्म कर दो जी यार, पैसे तो दो फिर। आज ये संजय, एक सवाल, शादी क्यों नहीं की आपने? शादी क्यों नहीं की? लीज पे नहीं मिली? आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन। पर ऐसा नहीं है कि शुरू में कोशिश करी थी, कन्वेंशनल तरीके और अनकन्वेंशनल तरीके सारे अप्लाई करे थे। एक फैमिली में एक अंकल होता है ना हमेशा, जिसके बच्चे आईआईटी में होते हैं, तो आपके हर मामले में दखल देता है वो, क्योंकि उसके बच्चे आईआईटी में। तो हमारे यहाँ था एक कनौजी अंकल, उसके लड़के आईआईटी में थे, तो वो हर चीज़ में एडवाइस देता था। जब मेरी जॉब लगी कहते शादी कर, मैं मुझे नहीं करनी। कहते मैं अपने लड़के से कह के ना तेरा ऑनलाइन प्रोफाइल बनवा देता हूँ। आईआईटी का लड़का bharatmatrimony.com पे मेरा प्रोफाइल बना के बैठा। और पेड मेंबरशिप, तो लड़कियों के मेरे को मैसेज आने लग गए। तो पता नहीं क्या सब एक जैसी एक ही फैक्ट्री से निकली थी मुझे लग रहा है। सब या तो एमबीए या डॉक्टर या इंजीनियर, सबकी हॉबीज हैं सूफी म्यूजिक, सबकी हॉबी सूफी म्यूजिक। और फेवरेट राइटर चेतन भगत एंड शोभा डे। नीचे लिखा हुआ था आई एम अ गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। मेरा दिमाग घूमे, मैंने इसका मतलब क्या होता है यार। फिर बाद में जब मैं बिकनी और चूड़ा वाली फोटो देखी ना, मुझे समझ में आ गया दिस इज व्हाट अ गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यू इज। और तरीके भी किए। देखो मैं यूपी का जाट आदमी हूँ, तो हमें थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है वैसे ही, कि शहर में लड़कियां हमसे बात नहीं करती, क्योंकि मुंह खोलते पता चल जाता है। कपड़े तो हम जैसे भी पहन ले, कोई महंगी जीन खरीद ली, टी शर्ट पहन ली, लेकिन मुंह खोलते उसको मालूम पड़ जाता है भाई ये कैटेगरी दूसरी है। तो मेरे को अब मैं थोड़ा सेंसिटिव सा बंदा था अपने घर में, थोड़ा पढ़ लिख भी गया था। तो मेरे को लगता था कि यार अगर कोई LSR टाइप किसी लड़की से मेरा कोई सीन हो जाए तो मैं आई वुड थिंक दैट आई विल बी नाउ एक्सेप्टेड इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। आई वुड थिंक दैट आई हैव अराइव्ड। और इत्तेफाकन ऐसा हो गया। अब ये क्यों हुआ ये मत पूछना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। मेरे ख्याल से उसके लिए मैं प्रोजेक्ट था। वो थी LSR की हार्डकोर फेमिनिस्ट। और
एक तो मैं मर्द, ऊपर से जाट, तो औरतों की अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है वो वैसी फ्लॉड है। अब मतलब जब मेरे कजन्स ऑनर किलिंग्स कर रहे थे, चोरी डकैती कर रहे थे, मैं उसके साथ सेमिनार्स में जा रहा था, फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहा था, मुझे लग रहा था कि यार आई अराइव्ड, तुम जाओ जेल, मैं तो सेमिनार में जाऊंगा JNU में। बट जाट एंड अ फेमिनिस्ट में तो गड़बड़ तो होनी है। मतलब हालत ये हो गई थी कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी औरत पे कोई जुल्म होता था, मेरी वाट लगती थी। कहीं इजिप्ट में कुछ कांड हो गया, किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी हो गई या किसी को जेल हो गई, तो वो उसका मुंह फूल जाता था। जैसे ही मैं उसका मुंह फूला हुआ देखता था, मैं जाके भाग के अखबार पढ़ता था कि छपा क्या है। एक दिन उसने मेरे को किताब दी पढ़ने के लिए, सिमोन द बोवर की द सेकंड सेक्स, विच इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ लास्ट सेंचुरी। अगर मैं जाट आदमी, मुझे किताब दे दी, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है सेक्स। मैंने सारे पन्ने पलटे, फोटो कहाँ पे है? तो डामाडोल रहता था। एंड यू नो, रियल प्रॉब्लम्स अकर्ड व्हेन इट केम टू सेक्स, because a jat and a feminist in bed, just imagine, I'll give you 5 seconds. Because feminist is a feminist, वो 24/7 ऑन रहती है, और जाट at the end of the day is a jat, especially at the end of the day. अब आपने वो इमेजिन कर लिया होगा, जाट एंड अ फेमिनिस्ट इन बेड। तो मैं आपको बता दूं, इस कहानी में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी भी है, एक्शन बिल्कुल नहीं है। Because you know what, and I learned it then, that having sex with a feminist, there are certain positions that are totally ruled out. Not gonna happen. मैंने अपनी पूरी सेक्स लाइफ जो है ना, नेशनल एंथम की पोजीशन में लेट के बिताई। कि कहीं पैशन में इधर उधर हाथ लग गया, चमाट पड़ेगा साले मेल शॉविनिस्ट। तो मैं चुपचाप बैठ रहा था इन सब के चलते जी। फिर बाद में मैंने कहा इसमें नहीं पढ़ना है। समझ गए, ज़रूरत से ज़्यादा समझ गए। एक आखिरी सवाल ये है कि मेल शॉविनिज्म और फेमिनिज्म का कहीं कुछ तो बैलेंस होता होगा जो आप समझ पाते होंगे। शॉविनिज्म का तो बैलेंस किसी चीज़ से नहीं हो सकता, चाहे रिलीजन में हो, चाहे जेंडर में हो, चाहे नेशनलिज्म में हो। तो वो तो ऐसी चीज़ है कि जिसको पहले मौके पे अपने घर से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। आई डोंट थिंक दैट यू कैन रैशनली आर्ग्यू विद अ शॉविनिस्ट। आई डोंट थिंक दैट आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो सेंचुरीज की कंडीशनिंग है, चलती है। एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु क्वेश्चन इट। आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह जो इमेजेस हमारे को थोपी जाती है हमारे ऊपर, इट्स ऑल शॉविनिज्म। आप फिल्में देख लें हमारी, आपको याद होगा एक बहुत पहले एक गाना आया था, वो जुम्मा चुम्मा दे दे, अमिताभ बच्चन और किमी काटकर का। इफ़ यू लुक एट दैट सॉन्ग नाउ, उस टाइम वो गाना बड़ा हिट हुआ था। इफ़ यू लुक एट दैट सॉन्ग नाउ, इट्स एक्चुअली अ गैंग रेप सॉन्ग, एंड इट वाज अप्रिशिएटेड देन। सो दिस फार वी हैव मूव्ड कि एटलीस्ट हमें वो देख के लगता है तो हमारे पॉपुलर कल्चर में शॉविनिज्म भरा पड़ा है। लुक एट ऑल दीज फिल्म्स बाय इडियट करण जौहर एंड एकता कपूर के सीरियल देखो, अच्छी अच्छी फिल्मों में शॉविनिज्म भरा पड़ा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बैलेंस। यू टेल मी वन मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म और टेलीविजन और एनीथिंग आउट ऑफ आवर पॉपुलर कल्चर विच is feminist in nature. It is not. And there's so many women out here, इतनी सारी। आप this coming from a man, it's very important, क्योंकि वो जो बैलेंस होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये समझना भी, जो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फेमिनिज्म के चक्कर में या जो भी अपनी कंडीशनिंग होती है उसके चक्कर में हम समझना नहीं चाहते। वो एक आखिरी बात जो आप यहाँ मौजूद सभी गुड गर्ल्स से कहना चाहेंगे। हाँ, बी बैड गर्ल्स यार। ट्रैम्पल एवरी मैन दैट कम्स योर वे। किसी को खाली मत छोड़ना, और बाद में उसको गिल्ट भी देना, है। तो आसानी से नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कौम आसानी से सुधरने वाली कौम है नहीं। इनके घर में इनको खाने की जगह शॉविनिज्म खिलाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है ये कि आपके, इफ एनी मैन क्रॉसेस योर पाथ प्रोफेशनली और अदरवाइज, यू हैव टू पुट हिम इन प्लेस, अदरवाइज दे वोंट लर्न। Thank you. Thank you so much. Wow, so we laughed a lot today, right? Give these guys a hand. That was hilarious.